कवरेज बीती रात से आप लगातार एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, लेकिन स्नेहलता आपके पास कोई इनपुट्स या कुछ जानकारी आपको इस वक्त मिल पा रही है कि क्या लखनऊ से कोई आला अधिकारी यहां पर पहुंचने वाले हैं या आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीरें हमारे पास सामने होंगी? लखनऊ का इनपुट अनुभव दे रहे थे उस हिसाब से तो नहीं, अभी तक नहीं। अभी सारी चीजें मैनेज लखनऊ से ही की जा रही थी। हालांकि यहाँ पर जैसे कोई गतिविधि बढ़ती है, कोई नया ऑफिसर आता है तो उस पर हमारी नजर जरूर बनी हुई है। रात भर से तो कोई लखनऊ से कोई बड़ा ऑफिसर आया हो या अधिकारी आया हो, जिम्मेदार आया हो, ऐसा तो नहीं हुआ है पूजा, फिलहाल तो नहीं है। जी, क्या कोई पोस्टमार्टम से जुड़ी खबर आपको मिल रही है? जैसा हमने अपने दर्शकों को भी बताया था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होनी है, लेकिन कितने बजे ये प्रक्रिया शुरू होगी? ये समय का नहीं अंदाजा है, लेकिन 2.5-3 किलोमीटर दूर स्वरूप रानी अस्पताल है, वहीं पर होना है पोस्टमार्टम, ये पता चला है। और जो सरकारी समय अनुसार है वही होगा, जो पोस्टमार्टम की प्रक्रियाएं हैं वही होंगी। वीडियोग्राफी होनी है, 3 डॉक्टर का पैनल है जो पोस्टमार्टम करेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं पूजा। और मुझे लगता है थोड़े वक्त में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि वक्त क्या है और जगह पता है और डॉक्टर्स का पैनल है, बस वक्त का खुलासा थोड़ी देर में सरकारी समय अनुसार जहाँ मुझे नजर आ रही है वहाँ पर मुझे पीछे आपके पीछे कुछ लोग जरूर नजर आ रहे हैं। क्या ये सभी मीडिया कर्मी हैं या फिर ये अन्य लोगों की मूवमेंट वहाँ पर शुरू हो चुकी है? हालांकि धारा 144 लागू की गई है, इस तरीके की खबरें भी जो सामने आई थी, लेकिन क्या अभी जो आपके पीछे लोग खड़े हैं वो आम लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं या मीडिया कर्मी हैं? नहीं, देखिए हमारे पीछे ज्यादातर लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो मीडिया कर्मी। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, बाकी कुछ लोग इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं जो इस वक्त बाहर आके देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर चलना फिरना या यहाँ पर बहुत चहलकदमी अलाउड नहीं है। कुछ एक लोग ही हैं जो घरों से बाहर निकले हैं, जिनके लिए ये उनका डेली का रूट है, लेकिन यहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हो सके, लोग आ सके, ऐसा नहीं होगा जी। तो कुछ मिला के चीज़ें अब धीरे धीरे वैसी की वैसी ही बनी हुई है। बस हालांकि लोगों की जिज्ञासा ज़रूर है, क्यूरियोसिटी है कि क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों लगी है। ये तो पता है क्यों लगी है, लेकिन क्या क्या आगे हो रहा है ये ज़रूर जानना चाह रहे हैं लोग। इस वजह से थोड़े थोड़े लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अलाउ नहीं कर रही है पुलिस। उधर से इधर तक सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ आ सकती हैं, मीडिया की गाड़ी भी नहीं आ सकती। और बहुत हद तक कोशिश रह रही है कि चीज़ों को कंट्रोल में रखा जाए। ठीक है स्नेहलता, एक और बात बताएं, क्योंकि तकरीबन 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद हमने जिस तरीके से मूवमेंट देखी, हम दोनों तो पूरी रात कवर करते रहे हैं, देखते रहे कि क्या क्या वहां पर हुआ है। तो अब क्या आपको लग रहा है कि जो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है, संख्या है, वो बढ़ाई गई है? विरेश आ चुके हैं, लखनऊ से आई खबरों की जानकारी और तमाम। ठीक, बिल्कुल विरेश, अभी जो ताज़ा अपडेट है आपके। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो इस बात पर पूरी सरकार काम कर रही है और पुलिस काम कर रही है कि आखिर ये जो तीनों थे वो प्रयागराज के नहीं थे, इलाहाबाद के नहीं थे, लोकल नहीं थे। यानी इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर थे तो किसके कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, किसने सौदा किया था, किसने ठेका दिया था, किसने मारने। अगर वो लोकल होते तो अशरफ और अतीक से उनकी अदावत होती, उनकी रंजिश होती, उनकी ज़मीन की कब्जेदारी होती, किसी न किसी तरीके से परेशानी होती। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, वहाँ से कोई अदावत नहीं थी। आए थे, दूर से आए थे। बताया ये जा रहा है कि वो बिहार के से आए हुए थे। शार्प शूटर थे और पेशेवर अंदाज में उन्होंने मारा है और पेशेवर हत्यारे हैं ये। और ऐसे आया तो ये क्या है। दूसरी बात ये है कि इसको लेकर कहीं पूरे प्रदेश में कहीं विवाद न खड़ा हो जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि किसी भी तरीके का जश्न नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से पटाखे नहीं फोड़ने जाने चाहिए, रंग गुलाल किसी भी तरीके की इस तरह का उत्सव नहीं मनाया जाए और जो मनाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ठीक उसी तरीके से जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की अगर इस प्रदेश में, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। नहीं, दो बिंदुओं पर पुलिस काम करेगी। अगर जो उत्सव मनाएगा उसके खिलाफ भी उतनी कड़ी कार्रवाई होगी और जो
उपद्रव करेगा उसके खिलाफ भी उतनी कड़ी कार्रवाई होगी। और जो खासकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाके हैं और जो नेपाल से सटे हुए इलाके, चाहे गोरखपुर, चाहे कुशीनगर, चाहे बहराइच का इलाका हो, चाहे लखीमपुर का इलाका हो, पूरे इलाके में एक तरीके से सिद्धार्थनगर का इलाका है, नाकेबंदी कर दी गई है। और जो पुलिस है और एसएसबी के जवान हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवान, वो एक एक करके सबको चिन्हित कर रहे हैं, चाहे गाड़ियां हो। और सबसे बड़ी बात, जो प्रयागराज की हम बात करें तो प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जी हाँ, जब हम आ रहे थे प्रयागराज में, लखनऊ में, तो भारी चेकिंग का सामना हमें करना पड़ा, जगह जगह सामना करना पड़ा। और हमें अपने आई कार्ड को, अपने कैमरे को, अपने माइक को दिखाना पड़ा। उसके बाद भी हर जगह हमें 5 मिनट 10 मिनट लगा। इसका मतलब अगर कोई सामान्य व्यक्ति आएगा, आना जाना करेगा, उसे नहीं आने जाने दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दिया गया। धारा 144 का मतलब कि 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि जो भी है पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, पूरे प्रदेश में। और ये सबसे बड़ी घटना, मुझे याद नहीं होगा कि इस एक घटना को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट रखा गया होगा। ये पहली ऐसी घटना है 2017 के बाद, सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी बड़ी घटना हुई है कि जब पहली बार पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और जो आला अधिकारी वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जो घटना स्थल का उन्होंने मुआयना भी कर लिया है। और जो यहाँ के रमेश शर्मा पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और एक कौन आया है वीरेश? लखनऊ से डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव हैं, और साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, यानी यूपी के कानून व्यवस्था के सबसे बड़े अलंबरदार जो भी हो सकते हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। और रमेश शर्मा, एक बड़ी बात आपको बताऊं कि सोर्सेज से खबर आ रही है कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा पर कार्रवाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री रमेश शर्मा जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्हें हटा सकते हैं। कभी भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि जो प्रयागराज में घटना हुई है, कानून व्यवस्था की बात करने वाली योगी सरकार की सबसे बड़ी फजीहत हुई है। फजीहत इस लिहाज से हुई है कि कानून व्यवस्था को सबसे पहले नंबर पर मुख्यमंत्री और यूपी सरकार रखती इस लिहाज से कि निवेश के लिहाज से, चाहे इस पूरे प्रदेश के ब्रांडिंग के लिहाज से, कानून व्यवस्था नंबर 1 है। इन्वेस्टर समिट में जब हम थे, जब प्रधानमंत्री आए थे, तो कानून व्यवस्था 1 नंबर पे लिखा गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे नंबर पे लिखा गया था, सहूलियत तीसरे नंबर पर। अगर कानून व्यवस्था 1 नंबर पर है तो ये कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती मिली है कि पुलिस की मौजूदगी में अशरफ और अतीक की हत्या हुई है। और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट खुलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा। और एक बड़ी खबर दर्शकों को कि जो एमएचए है, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है प्रयागराज घटना को लेकर। यूपी सरकार से पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी है। और रिपोर्ट आज 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय तक सौंप देनी होगी। केंद्रीय गृह सचिव ने बात की है होम सेक्रेटरी संजय प्रसाद से, यानी केंद्रीय देश के गृह सचिव ने यूपी के गृह सचिव से बात की है, यूपी के कानून व्यवस्था की बात की है। ये इतनी बड़ी घटना है, इसका इम्पैक्ट पूरे देश में हो सकता है। आप देखिए कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के वक्तव्यों को सुनिए, बाकी नेताओं के वक्तव्यों को सुनिए। और बड़ी बात आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बसपा के कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ का समर्थन किया था, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। लखनऊ में बहुत प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि मीडिया पहले से मरवाना चाहती है। मीडिया पहले से मरवाना चाहती थी, ये विषय तो मीडिया क्या करना चाहती है, मीडिया तो अब बहुत ही सॉफ्ट टारगेट हो गई है। अगर हम कोई खबर दिखाएं, हम तो बात कर रहे हैं ना, सवाल तो खड़ा कर रहे हैं। मीडिया तो सवाल खड़ा कर रही है कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या कैसे हो गई। ये सवाल एबीपी गंगा तो कर रहा है, तो फिर इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती की क्या बात है? मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूं, आप सवाल खड़ा कर रही हैं कि पुलिस की मौजूदगी में हत्या कैसे हो गई।
कैसे मारा गया, इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, कैसे ये सब चीजें हुई, इससे पूरे सरकार और प्रदेश की फजीहत हुई है। रोकना चाहूंगे, एक बड़ी खबर मिल रही है विनेश जी के पास, फिर से लौटेंगे। अतीक अशरफ के हमलावरों पर ताजा अपडेट एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं। आज अतीक की पत्नी शाइस्ता सामने आ सकती है। आज अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन सामने आ सकती है। बांदा का रहने वाला है एक हमलावर लवलेश तिवारी, इसकी भी जानकारी सामने आ गई है। और एक दूसरा जो हमलावर है अरुण मौर्य, वो हमीरपुर का रहने वाला है, कासगंज का रहने वाला है। तीसरा हमलावर सनी। तो देखिए बड़ी जानकारी जो इस खबर से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। 3 हमलावर कहां के रहने वाले हैं, इसकी जानकारी मिल गई है। और एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि शाइस्ता परवीन जो लंबे समय से फरार चल रही है, वो आज सामने आ सकती है। ये एक बड़ी खबर एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। बांदा का रहने वाला एक हमलावर लवलेश तिवारी, और देखिए तीनों जो हमलावर है उनकी लोकेशन को लेकर भी कुछ अपडेट हमारे पास है, वो हम आपको बता रहे हैं। तीनों जो हमलावर हैं वो कहां के रहने वाले हैं। लवलेश तिवारी जो कि बांदा का रहने वाला बताया जा रहा है, और इसी के साथ ही अरुण मौर्य जो कि दूसरा शूटर था, वो हमीरपुर का रहने वाला है। और इसी के साथ तीसरा शूटर सनी, ये कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए सामने आई है, वो ये है कि शाइस्ता परवीन आज सामने आ सकती है। स्नेहलता, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे अब से कुछ ही देर पहले कि क्या शाइस्ता परवीन जो लंबे समय से फरार चल रही है, क्या हो सकता है कि वो आज सामने आ जाए। और देखिए ये बात सामने आ गई कि बहुत संभव है शाइस्ता परवीन सबके सामने हो। स्नेहलता, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो देखिए बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। 3 हमलावर जिन्होंने शूट किया था, उनके कहां के रहने वाले हैं वो ये भी सामने आ चुका है। और वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ से सीधा पहुंचे हैं प्रयागराज, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। वीरेश जी, हम शाइस्ता परवीन का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले ही कर रहे थे, हो सकता है कि अब तो सामने आ जाए, लंबे समय से फरार है। और यही जानकारी हमारे पास कि शाइस्ता परवीन सामने आ सकती है। देखिए, शाइस्ता परवीन सामने आ सकती हैं, इस बात की जानकारी रात में भी आई थी, क्योंकि उनके एक पुत्र की मौत हो गई और साथ ही साथ उनके पति, उनके देवर की मौत हुई है। तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है, सोर्सेज भी बता रहे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि शाइस्ता परवीन कभी भी सामने आ सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो खबर आ रही है सोर्सेज से छनकर, कि ये जो शूटर हैं वो बिहार के माने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। इनकी अशरफ और अतीक से कोई अदावत नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, अदावत नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, सुपारी किलर हैं। तो किसकी सुपारी, किसका कॉन्ट्रैक्ट, किसने ठेका दिया, किसने मारने का पूरी तरीके से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। अगर ये पेशेवर अंदाज में उन्होंने जिस तरीके से हत्या की है, वो कौन है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और साथ ही साथ यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है। सवाल इस लिहाज खड़ा होता है यूपी की कानून व्यवस्था पर कि पुलिस की मौजूदगी में अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हो जाती है। पूरा प्रदेश अचंभित है। पूरा प्रदेश जी वापस आपके पास लौट रही है, बड़ी जानकारी इस बीच हमारे पास आ गई, दर्शकों को दे दें। अतीक अशरफ के हमलावरों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। खुलासे के डर से दोनों की हत्या की गई है, सूत्र ये जानकारी हमें दे रहे हैं। डर की वजह से शूटर से ये हत्या कराई गई है, ये सूत्र हमारे पास जानकारी पहुंचा रहे हैं कि सीधा कोई कनेक्शन नहीं था हमलावरों का, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हत्या है ये कराई गई है प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से। और डर था कि कोई खुलासा अतीक या अशरफ पुलिस की पूछताछ में कर सकते हैं, और यही वजह है कि इन दोनों की हत्या करा दी गई। ये जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। जैसा कि थोड़ी देर पहले हम आपको अपडेट भी दे रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर एक पंजाब कनेक्शन सामने आ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ से जो पुलिस पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ में हो सकता था कि अतीक और अशरफ किसी नाम का खुलासा करने वाले हों, और इसी डर की वजह से अतीक और अशरफ को मरवा दिया गया। और यह भी जानकारी कि जो 3 शूटर से, शार्प शूटर से इन्हें हायर किया गया था मारने के लिए, इनका कोई सीधा डायरेक्ट कोई रंजिश नहीं थी अतीक या फिर अशरफ से, लेकिन इन्हें हायर किया गया था। और डर था किसी को कि कोई ना कोई खुलासा अतीक या अशरफ पुलिस की पूछताछ में कर सकते हैं, और यही वजह है कि अतीक और अशरफ को मरवा दिया गया। ये सूत्र हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। वीरेश जी से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। वीरेश जी, एक तो पंजाब का कनेक्शन इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा था, और दूसरा क्या लग रहा है कि ये जितना सीधा मामला दिख रहा है उतना होगा नहीं, कहीं और एंगल भी इस मामले में जुड़े नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। देखिए, माना ये भी जा रहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए अशरफ और अतीक
उसकी बहुत ही साजिशन तरीके से, बहुत ही पेशेवराना अंदाज में उसकी हत्या की गई है। और आप ये देखिए घटनास्थल, यही वो जगह है जहाँ पर हत्या की गई है। और जो आपने पंजाब का कनेक्शन जोड़ा, उसमें बहुत सारे नाम हैं, लॉरेंस बिश्नोई से लेके बहुत सारे ऐसे नाम उभर कर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलर के तौर पर, जो इस तरह की सुपारी लेकर उन्होंने इस तरह की हत्या कराई है। अशरफ और अतीक की ज़मीन के मामले को लेकर, बहुत सारे ऐसे मामलों को लेकर कहीं खुलासा न हो जाए, कहीं उनकी जो साजिश है वो बेनकाब न हो जाए, उस लिहाज से इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। और ये एक बड़ी खबर है इस लिहाज से कि ये जांच जब लंबी चलेगी, जांच जब बहुत ही पुख्ता तरीके से की जाएगी, तो बाकी चीज़ें भी स्पष्ट होंगी। और एक केवल ये राज्य व्यवस्था नहीं लग रही, ये इंटर स्टेट की बात हम करें तो अन्य प्रदेशों के भी हस्तक्षेप की बात इसमें सामने आ रही है। और एक खबर और मैं आपको दे दूं जो मेरे सोर्सेज से प्रयागराज की पुलिस से आ रही है कि इस पूरे मामले में जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात है, ये बड़ी खबर ये इस लिहाज से आ रही है कि इसमें पाकिस्तान के बॉर्डर से ड्रोन के जरिए जो असलहे भेजे गए थे, कहीं उसके नाम न बताए गए, यानी पाकिस्तान के भी पहलू, ISI के पहलू को भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर अभी मेरे पास आई है, ABP गंगा को बता दूं दर्शकों को, और जो प्रयागराज पुलिस की सोर्सेज से ये खबर है कि आशंका ये जताई जा रही है कि अशरफ ने पुलिस को जो बयान दिया था उसमें साफ था कि पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए उसे जो असलहे भेजे गए थे, कहीं वो उनका नाम न बता सके। ये एक बड़ी खबर इस लिहाज से है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, ISI का कनेक्शन सामने आ रहा है। ABP गंगा के दर्शकों को ये बड़ी खबर दे दूं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से हथियार की सप्लाई अतीक, उसके गुर्गे, अशरफ और उसके पूरे गैंग को किया जाता था, पाकिस्तान से वो कनेक्शन सामने आ सकता है। बिल्कुल वीरेश जी, और ये हथियार कौन भेज रहा था, ये डर था, ये खौफ था, और इसी वजह से ये हत्या कराई गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। वीरेश जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। नवीन पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए पोस्टमार्टम हाउस से सीधा। नवीन, ये जानकारी पहुंचाएं कि पोस्टमार्टम के लिए क्या शव वहां पर पहुंच गए हैं और कितनी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी? जी, आपको बताना चाहेंगे, हम इस वक्त स्वरूप रानी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और पोस्टमार्टम के लिए अभी शव का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि फोर्स से लगभग हॉस्पिटल में आना शुरू कर दी गई हैं। 9 बजे का समय बताया जा रहा है कि 9 बजे तक जो शव है उस शव लेकर आया जाएगा और 9 बजे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए हैं। पुलिस के जमाम हॉस्पिटल में अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। शव 9 बजे तक आएगा और 9 बजे के बाद डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है स्पेशल डॉक्टरों का, उस डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो फिलहाल 9 बजे का समय का इंतजार है और 9 बजे के बाद शव जब स्वरूप रानी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचेगा, उसके बाद से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी थोड़ी देर का इंतजार है, लेकिन प्रशासनिक चहल पहल हॉस्पिटल के बाहर देखने को फिलहाल मिल रही है। ठीक है नवीन, मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। वीरेश जी, इस पूरे मामले को लेकर जो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो हम लगातार रात से सुन रहे हैं, जिस तरीके के रिएक्शन इस पूरे मामले में मिल रहे हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि सरकार पूरी की पूरी इस तंत्र में शामिल है और ये केवल पुलिस की नाकामी नहीं है, सरकार का फेल्योर है, सरकार इसमें शामिल है। इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। घटनाएं होंगी तो सरकार निशाने पर होगा विपक्ष के। विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, किसी भी मुद्दे पर अगर उसे पकड़ समझ में आए कि वो प्रदेश के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और सरकार अपने पक्ष को रखेगी, सरकार अपनी चीज़ों को रखेगी, साथ ही साथ प्रशासन अपनी बातों को रखेगा। और बातें जो 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होकर आएंगी। इसलिए विपक्ष अपना
काम कर रहा है और विपक्ष की बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार पर सवाल खड़ा करना विपक्ष का काम है। हालांकि बहुत सारी बातें केवल आलोचना और आलोचना के लिए नहीं की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष में बहुत सारे सुर ऐसे सुनाई पड़ रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अशरफ और अतीक पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाया हुआ था, ऐसे समय में कैसे जो हमलावर हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, सुपारी किलर हैं, वो घुस गए पुलिस के आसपास मीडिया के वेश में? इंटेलिजेंस कहाँ था? इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल्योर माना जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि उच्च पदस्थ सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री इंटेलिजेंस के फेल होने से बेहद नाराज हैं। जी हाँ, ये एक खबर है, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंटेलिजेंस के फेल होने से बेहद नाराज हैं और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा पर गाज गिर सकती है। इसकी जिम्मेदारी तय होगी रमेश शर्मा के ऊपर कि आखिर कैसे ये घटना हुई है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, एसटीएफ सोर्सेस से जब हमारी बात हो रही थी, एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि हमारा गुड वर्क चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, हर तरफ से पीठ थपथपाई जा रही थी, मुख्यमंत्री भी खुश थे जब असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था और एक हम बड़े कैच की तरफ बढ़ रहे थे और गुड्डू मुस्लिम को भी हम पकड़ने वाले थे और जो इस पूरे प्रयागराज हत्या केस में जितने गुनाहगार हैं उनको हम खोज लाते, लेकिन हमारे गुड वर्क पर पानी फेर दिया प्रयागराज पुलिस ने। जी हाँ, ये शब्द थे एसटीएफ के एक बड़े आला अधिकारी जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे। प्रयागराज शूट आउट के दरमियान उसी रात से प्रयागराज में वो मौजूद थे। इस वक्त वो लखनऊ में हैं। रात में मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने पूछा कि एसटीएफ वाले साहब ये बताओ कि आखिर ये कैसे हो गया। तो एसटीएफ वाले साहब ने हमसे कहा कि साहब इतनी बड़ी घटना हो गई, सब हमारे किए धरे पर पानी फिर गया। गुड वर्क की सराहना पूरे देश में हो रही थी, यूपी के कानून व्यवस्था की पूरे देश में तारीफ हो रही थी। तारीफ इस लिहाज से हो रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि जो गुनाह करेगा वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा, माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। लेकिन हमारे सारे अच्छे काम पर पानी फिर गया है। ये सवाल एसटीएफ के लोग हमसे खुद कर रहे थे कि बताइए ये कैसे हो गया, अब हम लोग क्या जवाब देंगे, यूपी पुलिस क्या जवाब देगी। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता और इंटेलिजेंस के फेल्योर को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटेलिजेंस फेल्योर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री नाराज दिख रहे हैं, 17 पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ मंत्री हैं जिनके कुछ इस तरीके के बयान भी सामने आए। सुरेश खन्ना कहते हैं तो आसमानी फैसला था, स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि पाप पुण्य का हिसाब यही होता है। अरे कम से कम आप कार्रवाई को लेकर के तो भरोसा दीजिए, क्योंकि इस तरीके की अगर हरकत हो जाती है पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच तो आखिरकार इसकी जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना वीरेश जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दोनों पार्टी के वरिष्ठतम मंत्री हैं। ये उप मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन इनका कद किसी उप मुख्यमंत्री से कम नहीं है। सुरेश खन्ना तो पार्टी के और उस पूरे मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठतम मंत्री, 9 बार के विधायक हैं और मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा सीनियर हैं। इस लिहाज से कि आप सोचिए कि उनका राजनीतिक जीवन जो 9 बार लगातार विधायक हो कितना लंबा होगा और कितना बेहतर और बढ़िया होगा, कितना संतुलित होगा। उस सुरेश खन्ना ने विवादित बयान दिया। इस तरीके से सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है, योगी सरकार कटघरे में खड़ा हो रही है। स्वतंत्र देव सिंह अमूमन तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब बोले तो सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा करना। ये जो योगी सरकार के मंत्री अपना बयान दे रहे हैं, इस पर न केवल विपक्षियों की नज़र है बल्कि कोर्ट कचहरी सबकी नज़र है। और अतीक और अशरफ पर के इस घटना को पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत भी मॉनिटर कर रहा है। मैं आपको बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय जगत भी प्रयागराज की इस घटना को मॉनिटर कर रहा है और अरबिक कंट्रीज पूरी तरीके से मॉनिटर कर रही हैं। और योगी सरकार की जिस तरीके से किया है ये काम, अशरफ और अतीक की हत्या हुई है, जिस तरीके से जो शार्प शूटर ने, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हत्या की है, उसकी गूंज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में है। अतीक कोई सामान्य अपराधी या माफिया
माफिया नहीं था। अतीक इस देश में अगर मुख्तार और अतीक का नाम होगा, अगर माफिया के शब्दों की अगर हम बात करें तो देश में अगर किसी बड़े बड़े माफियाओं का नाम, उसमें मुख्तार और अतीक हैं, और बड़े दूसरे प्रदेशों के माफिया हैं। तो अतीक कोई सामान्य, उसका जो नेटवर्क, उसकी जान पहचान, उसका वो एमपी रहा, वो एमएलए रहा, उसका भाई एमएलए रहा, कोई सामान्य शख्सियत अतीक नहीं है। उसका जो नेटवर्क है महाराष्ट्र से लेके केरला तक, केरला से लेके पश्चिम बंगाल तक, बिहार तक उसके स्लीपर सेल काम करते हैं। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, वैसे अतीक के गैंग काम करते हैं। अतीक कोई सामान्य, उसने अपनी हैसियत नहीं बनाई थी अपराध जगत की दुनिया में। उसने जो अतीक पहलवान, अतीक चकिया के रूप में पूरे इस प्रयागराज में जो प्रसिद्ध था, वो केवल प्रयागराज के लिए नहीं बल्कि इस पूरे देश में अपराध की जगत में उसका बड़ा नाम था, बड़ा रसूख था। उस रसूख वाले अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इस पर नज़र, मैंने कहा कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय और विपक्ष ने सवाल जो खड़े किए हैं, ये सवाल हर तरफ से खड़ा हो रहा है। और इंटेलिजेंस फेल्योर से नाराज मुख्यमंत्री स्वयं हैं, मुख्यमंत्री खुद भौचक हैं। और जिस तरीके से आपने पूछा सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह ने जो बयान दिया है, उससे बहुत हद पीटी है सरकार की, उससे बहुत किरकिरी हुई है। अति उत्साह में इस तरह के बयान से बचना चाहिए। 3 सदस्यीय न्यायिक जो आयोग, जांच आयोग का गठन किया है मुख्यमंत्री ने, जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाए, तुरंत अपने आप में फैसला सुना देना, जज बन जाना और अपनी बातों को रख देना, इस तरह का शोभा नहीं देता। इस पूरे मामले में सब कुछ नजर आ रहा है। वो 3 शूटर्स जो हमला करते हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, जिस वाहन से वो आते हैं वो वाहन पुलिस के पास है, अब सारे लाइव वीडियोस पुलिस के पास है, सब कुछ पुलिस के सामने है। तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगेगा इसके कनेक्शंस खंगालने में। लेकिन आपका बहुत ज्यादा अनुभव है विदेश जी, आपको क्या लगता है कि पुलिस के सामने सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन सिर्फ अब पूछताछ में उगलवाना है कि आखिर है क्या पूरा माजरा? देखिए, जो यूपी पुलिस की जो पहली प्राथमिकता मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में कहीं दंगा न हो जाए, हिंदू मुस्लिम दंगा न हो जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ न पाए, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पे कर दिया गया। आपने देखा रात भर हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, बुलेटिन चलाया, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां के कप्तान को ये नहीं कहा गया कि आप सड़क पर न रहें, आप सड़क पर रहें, मौजूद रहें, जिलाधिकारी सड़क पर मौजूद रहे। पूरे रात फ्लैग मार्च हुआ है, पूरी रात। और जो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं उनकी अति संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी रात उन जिलों को हाई अलर्ट तो पूरे प्रदेश में था, उनकी मॉनिटरिंग स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जिलाधिकारी, आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर, कप्तान सभी सड़क पर मौजूद होने चाहिए। और उसकी फोटो मैं आपको बताऊं कि उनकी मौजूदगी की फोटो पंचम तल यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को मंगाई जा रही थी कि कौन सा कप्तान जिला छोड़कर बाहर तो नहीं है, फ्लैग मार्च में शामिल है कि नहीं। मेरे पास पुख्ता जानकारी है, उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी है कि सभी जिले यानी 75 जिलों के कप्तानों और जिलाधिकारियों ने फ्लैग मार्च करते हुए अपने फोटोग्राफ्स को भेजा है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री ने खुद स्वयं उस फोटोग्राफ्स को देखा है। देखा इस लिहाज से है कि कहीं कोई हिला हवाली नहीं हुआ। आपने सवाल किया कि जो शूटर्स हैं उनके बारे में जानकारी कैसे होगी, वो तो पकड़ लिए गए हैं, उनसे पुलिस उगलवा लेगी। और पुलिस की जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती रही, क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने के बाद कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई दंगा ना हो, कहीं किसी तरीके से उपद्रव ना हो, कहीं जश्न न मनाया जाए, कहीं कोई ढोल नगाड़े रंग गुलाल न खेला जाए। और जिस तरीके से योगी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने, कुछ सांसदों ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री ने उन पर रोक लगाई है। एक आपको जानकारी, जब आपने सवाल किया तो मैं उसका जवाब अभी दे पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने अपने सारे मंत्रियों को प्रयागराज शूट आउट मामले में किसी भी तरीके से बढ़ चढ़कर बोलने से मना किया है। सुरेश खन्ना और स्वतंत्र देव सिंह के बयान के बाद, सुब्रत पाठक के बयान के बाद जिस तरीके से किरकिरी हुई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने अपने सभी, जी हां, अपने सभी मंत्रियों को प्रयागराज शूट आउट मामले में किसी भी तरीके से
बयान देने से रोका है। रोका इस लिहाज से है कि पुलिस ब्रीफिंग करेगी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इसी प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, संजय प्रसाद सभी लोग होंगे। प्रयागराज शूट आउट पर एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और संजय प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस देश को बताएंगे, इस प्रदेश को बताएंगे और अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये संदेश देंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे। उनकी जवाबदेही होती है और अपनी वो जवाबदेही से बच नहीं सकते। ये तीनों आला अधिकारी इस प्रयागराज में मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ियां आगे देखिए घटनास्थल पर पहुंच रही हैं, यानी लगातार सायरन बजाते हुए शहर में कोई अप्रिय घटना न हो सके, इसलिए पुलिस के लोग पूरी तरीके से मुस्तैद। और आप देखिए कि ये जो पुलिस के लोग हैं बोलने की स्थिति में उतरेंगे तो ज़रूर उनसे बातचीत की जाएगी। पुलिस के लोग हैं, ये डीएम हैं, प्रयागराज के डीएम की गाड़ी है जो पूरे शहर में घूम के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम, पुलिस कमिश्नर और ये काफिला देखिए, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस काफिले को दिखाएं। पीएससी के जवानों के साथ, पीएससी के ट्रक के साथ, वज्रवाहन के साथ प्रयागराज पुलिस हर जगह फ्लैग मार्च कर रही है। रात भर ये फ्लैग मार्च चला है। स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी कर रहे हैं। पीएससी की गाड़ियां, पीएससी के ये जवान पूरी तरीके से सड़कों पर मुस्तैद, किसी भी तरीके से अप्रिय घटना न हो सके उसके लिए मुस्तैद, मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और पूरे प्रदेश में कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो, इसलिए कोशिश जारी है प्रशासन की, क्योंकि प्रयागराज शूट आउट की गूंज पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। जवाब मांगा जा रहा है सरकार से, योगी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि अशरफ और अतीक की हत्या कैसे पुलिस की मौजूदगी में हो गई, क्योंकि ये सवाल, ये जवाब एमएचए को भी देना। जी, मैंने आपसे कहा कि डीजीपी, मैंने कहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी, ये सारे लोग प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री ने विशेष विमान से रात में भेजा था, उन्हें विशेष विमान से रात में भेजा था और वो लोग अधिकारियों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। रात में आकर ये तीनों लोगों ने यहाँ पे घटना का मुआयना भी किया। और जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आ रही है कि रमेश शर्मा जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं, उन पर गाज गिर सकती है, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी कानून व्यवस्था का मामला है और जो पुलिस कमिश्नर हैं और डीएम हैं वो यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, गश्त दे रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं भारी पुलिस सुरक्षा बल के तहत, और प्रयागराज की घटना का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी दर्शकों को हमने दिखाया कि पूरे दल बल के साथ वो शहर की गलियों का जायजा ले रहे हैं। ये वक्त अभी 6:27 हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ऐसे में ये पूरे वक्त हम लोग प्रयागराज में थे। प्रयागराज में इस तरह की सायरन बजाती हुई बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ दौड़ती रही हैं सड़कों पर। जिस तरीके से हमने देखा था फरवरी के महीने में उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है और अब जिस तरीके से अतीक और अशरफ की जाती है, पहले उस मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे और अब इस मामले को लेकर के विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लेकिन ये कितनी असामान्य घटना आपको लगती है वीरेश जी? कि आपने इससे पहले कभी ऐसी इस तरीके की घटना देखी? क्योंकि साबरमती से 2 बार लाया गया अतीक को, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि रूटीन में आ चुका है, नॉर्मली तरीके से वापस ले जाया जाएगा रिमांड पूरी होने के बाद, लेकिन कितनी असामान्य घटना है ये? देखिए, अगर हम बात करें यूपी की सियासत में, जो माफियाओं के राजनीति में आने, उनके राजनीतिकरण और उनके वर्चस्व, पहले माफिया को जो नेता थे वो पालते थे, फिर बाद में 80 के दशक में माफियाओं को जब लगा कि हमें राजनीति करनी चाहिए, हमें नेताओं के पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है, तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये नाम उभर कर आए। निर्दलीय चुनाव इन लोगों ने जीता, अपने वर्चस्व को स्थापित किया और धीरे धीरे रॉबिन हुड और डॉन और माफिया की खिताब से नवाजे जाने लगे। बड़ी बड़ी ज़मीन कब्जा, बहुत सारा साम्राज्य, अरबों रुपए का नेटवर्क इन लोगों ने बनाया। और आपने कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं। देखिए, 80 के दशक के बाद से उभरे हुए जितने बड़े माफिया और बड़े गिरोह हैं, उसमें अतीक और मुख्तार का बड़ा नाम है। और अतीक का जो ये हत्या हुई है,
और अशरफ की हत्या है। अशरफ तो उसका प्यादा था, उसका छोटा भाई था, 57 मुकदमे थे उस पर, 100 से ज़्यादा मुकदमे अतीक पे थे, लेकिन कोई ऐसा माई का लाल नहीं था। अगर अतीक एक बार आंख देखकर घूर देता था तो लोग अपनी गवाही बदल देते थे। इसीलिए अतीक आज तक कभी बहुत दोषी करार नहीं दिया, अभी उसको आजीवन कारावास हुआ। अब जब ये पूरा शूट आउट हुआ और तब जाकर लोगों को हिम्मत हुई और पुलिस और तमाम प्रशासन की मुस्तैदी में, नहीं तो अतीक, जब कहा जाता है कि अतीक जब पेशी पर आता था और उसके खिलाफ गवाही की बात होती थी तो एक बार ऐसे घूम के देख लेता था तो गवाह भाग चलते थे कोर्ट से, कचहरी से, और अपनी गवाही से मुकर जाते थे। और आपने कहा कि कोई ये सामान्य घटना है, सामान्य नहीं। अतीक बहुत बड़ी शख्सियत, और ऐसी हत्या मुन्ना बजरंगी की हुई थी, जेल के अंदर हुई थी। मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार का प्यादा था, लेकिन अतीक किसी का प्यादा नहीं था, सबका गुरु था। और ऐसी बड़ी घटना मुझे नहीं लगता कि 80 के बाद से इतना बड़ा दुर्दांत माफिया मारा गया हो। ये कोई सामान्य अपराध जगत की घटना नहीं है, पूरे देश में इसकी हलचल है और पूरे विश्व में इस पर नजर रखी जा रही है, कोई सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कि 80 की दशक बहुत सारे गुंडे मारे गए, एनकाउंटर में मारे गए, उन गैंगवार में मारे गए, बहुतों पे बम चला, गोलियां चली, मारे गए, लेकिन अतीक का मारा जाना कोई सामान्य घटना है ही नहीं। 80 के बाद से इतने बड़े किसी माफिया पर हमला नहीं हुआ है। मुख्तार पर कई बार हमला हुआ लेकिन वो बच निकला, मुख्तार ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस और जिस तरीके से हथकड़ी लगाकर उनकी हत्या हुई है, ये कोई सामान्य घटना है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि 80 के दशक से जब से इनका उभार है, इतने बड़े माफिया की हत्या पूरे इस प्रदेश में नहीं हुई। वीरेश जी, मैं वापस से आपके पास लौट रही हूँ। मेरे कुछ और सवाल भी आपसे रहेंगे, आप और अपडेट हम तक पहुंचाइए। नवीन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, कुछ अपडेट उनसे ले लेते हैं। नवीन, वैसे तो आप बता रहे थे कि 9 बजे के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन फिलहाल वहां पर प्रोसेस क्या चल रहा है? शव लाए गए हैं या नहीं? किस तरीके की जानकारी मिल रही है वहां से? जी, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा क्योंकि अभी काफ़ी समय का इंतज़ार है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हाउस की जो गेट है वो गेट में ताला लगा हुआ आप देखने को मिल रही है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो गेट है उसमें ताला लगा हुआ है। तो फिलहाल अभी काफ़ी वक्त का इंतज़ार बताया जा रहा है कि काफ़ी समय का इंतज़ार है। 9 बजे का अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि इंतज़ार था, लेकिन अभी भी उससे भी समय बढ़ सकता है। लिहाजा आप देख सकते हैं तैयारियों के नाम पर अभी फ़िलहाल कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन स्वरूप रानी हॉस्पिटल के बाहर की अगर बात करें तो बाहर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। बाहर भारी संख्या में फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं और हलचल पुलिस की देखने को मिल रही है। तो फिलहाल 9 बजे के बाद का समय लगभग बताया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर की टीम होगी वो पहुंचेगी मर्चरी हाउस, और मर्चरी हाउस में पहुंचने के बाद हो सके कि 9 बजे के बाद अतीक अहमद और अशरफ की बॉडी को लेकर मर्चरी हाउस पहुंचा जाए। तो फिलहाल अभी तैयारियां आप देख सकें किस तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ताला बंद है, तैयारियां फिलहाल देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन डॉक्टर का पैनल अब से थोड़ी देर बाद मर्चरी हाउस पहुंचेगा, जहां पर अतीक अहमद और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो फिलहाल तैयारियां अभी नहीं देखने को मिली हैं, लेकिन बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस के बल के जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए कि किसी तरह की भीड़ न यहाँ पर। और उस अस्पताल परिसर की दूरी कितनी है नवीन? जी, पोस्टमार्टम हाउस की अगर दूरी की जाए तो हॉस्पिटल आपको दिखाना चाहेंगे। इस रास्ते से हॉस्पिटल का मेन एंट्री पॉइंट है, जहां से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी के पीछे हॉस्पिटल के ठीक पीछे पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है, मर्चरी हाउस है। जहां पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन सुरक्षा के खास बंदोबस्त इस वजह से किए गए हैं कि किसी तरह कोई यहाँ पर भीड़ न लग पावे। लिहाजा हॉस्पिटल के बाहर ही जो लोग अंदर हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, तलाशी ली जा रही है, तब उनको एंट्री दी जा रही है। तो फिलहाल हॉस्पिटल स्वरूप रानी हॉस्पिटल के ठीक पीछे मर्चरी हाउस है, जहां पर जानकारी आपको पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हलचल दिखेगी, आप तुरंत हमें बताइएगा। लौटूंगी आपके पास। वीरेश जी, हम जिक्र कर रहे थे अतीक के वर्चस्व को लेकर, और मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रयागराज वो जिला है जहां पर अतीक के फॉलोअर्स भी हैं, यानी कि उसके कुछ समर्थक भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसके विरोधी हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रयागराज इस वक्त बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, और सेंसिटिव इलाका होने के मद्देनजर किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, क्या तमाम तैयारियां वहां पर हैं इस वक्त?
देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का नज़ारा मैंने अभी दिखाया आपको 5 मिनट पहले, जब यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के पुलिस कमिश्नर फ्लैग मार्च कर रहे थे पीएसी जवान के साथ, और ये पूरा काफिला इसी सड़क से गया है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताऊं कि सोर्सेज से दोपहर 3 बजे डीजीपी, स्पेशल डीजी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम यानी आर.के. विश्वकर्मा, प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी प्रयागराज मामले पर। एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि आज दोपहर 3 बजे डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रमुख सचिव होम संजय प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे यहाँ यानी प्रयागराज में होगी। एक और बड़ी खबर सोर्सेज के हवाले से आ रही है, अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों जो आरोपी हैं वो कहाँ के हैं। पूछताछ में पता चला है कि अतीक अशरफ की हत्या करने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी है और तीसरा आरोपी सनी कासगंज जनपद से आता है। उनके ज़िलों की जानकारी हो गई। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना यही पता बताया है। पुलिस इनके बयानों की वेरीफाई भी कर रही है कि आखिर वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जांच में एक बात अफसरों को क्लियर हो रही है कि तीनों अतीक और अशरफ की हत्या के मकसद से ही प्रयागराज आए थे। एक बड़ी खबर कि अतीक अशरफ की हत्या करने वाले लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी है और तीसरा आरोपी सनी कासगंज जनपद से आता है। अभी इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये पता चला है कि एक बांदा, एक हमीरपुर, एक कासगंज का रहने वाला है हमलावर, और बहुत ही पेशेवाराना अंदाज में इनकी जो क्राइम हिस्ट्री है वो बहुत चौंकाने वाली है। कम उम्र में उन्होंने अपराध जगत में अपने कदम को रखा था। अपने अपने ज़िलों में उनका खौफ बहुत है। बांदा में जो कहा जाता है कि लवलेश तिवारी नया उभरता हुआ डॉन है। जी हाँ, लवलेश तिवारी बांदा का नया उभरता हुआ डॉन है। अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी है और उसकी भी पुलिस के जो यहाँ के लोकल एसएचओ हैं वो अंदर जा रहे हैं। और एक बार कैमरे की नज़र पर मैं इन्हें दिखाना चाहूँगा कि घटनास्थल पर जा रहे हैं। जो यहाँ के लोकल एसएचओ हैं, थाना अध्यक्ष हैं इस इलाके के, वो पहुँचे हैं और मुआयना कर रहे हैं, पूरे चीज़ों को देख रहे हैं। और इनका जो नाम है अश्वनी कुमार सिंह। अश्वनी कुमार सिंह इस पूरे मामले को बताने की कोशिश नहीं, इन्होंने यहाँ से देखा और वो यहाँ से चले गए। कान पर फ़ोन लगाकर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सारे बड़े आला अधिकारी मौजूद हैं। ऐसे में इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी कुछ बोले, बयान दे मीडिया को, ये ठीक नहीं है और वो यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ पर पूरे मामलों को देखकर आप देखिए कि जो इनका जो इन शाहगंज थाने के ये थानाध्यक्ष हैं अपने दल बल के साथ आए थे और यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि आपने अलर्टनेस की बात की, सतर्कता की बात की, तो प्रयागराज की सीमाओं को सील कर दिया गया है। एक बड़ी जानकारी और साथ ही जगह जगह मॉनिटरिंग, जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है कि इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। कि जिस तरीके से ये जो 3 शूटर्स हैं ये आते हैं और अस्पताल परिसर में जहां पर इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां पर ये शूट करने लगते हैं। ना इन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, बिल्कुल खुलेआम आते हैं, खुलेआम इस घटना को अंजाम देते हैं। यानी कुछ तो मन में खौफ होगा, डर होगा कि यहाँ पर तो बहुत आराम से पकड़े जा सकते हैं। देखिए, वो पूरी तरीके से फिदाइन अंदाज में आए थे और वो इस बात को लेकर आए थे कि उनके ऊपर पुलिस की मौजूदगी में अगर वो हमला कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी गोलियां चलेंगी, वो भी मर सकते हैं, वो भी घायल हो सकते हैं। पूरी तरीके से फिदाइन अंदाज में, अगर हम आतंक की भाषा की बात करें, हम क्राइम की भाषा की बात करें तो इसे फिदाइन अंदाज में कहा जाता है कि मरने जीने का भय नहीं होता है और अपने जो लक्ष्य है, जो अपना जो शिकार है, उसको किसी भी एन केन प्रकार उसको हमला करना है, उसे मारना है, उसे खत्म करना है। आप देखिए कि पुलिस की मौजूदगी में जब तक ये दोनों मर नहीं गए तब तक ताबड़तोड़ गोलियां तड़ातड़ जो वीडियो है उसमें सुनाई पड़ रहा है और बेखौफ होकर उन्होंने आश्वस्त हो गए कि अशरफ और अतीक मर गए तो दोनों ने हाथ अपने उठा लिए और सरेंडर की बात उन्होंने की कि सरेंडर करना चाहता हूं। तो वो पूरी तरीके से
आश्वस्त थे कि गोलियां चलेंगी और गोलियां उनके ऊपर हो तो वो घायल भी हो सकते हैं, क्योंकि भागने का कोई उनके पास स्कोप नहीं था। पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने ये मान रखा था, इसलिए कोई आसपास उन जो हत्यारे होते हैं, जो इस तरह के जो पेशेवर लोग होते हैं, एग्जिट प्लान भी रखे रहते हैं। प्रयागराज शूट आउट मामले में जिस तरीके से एग्जिट प्लान रखा असद ने, गुलाम ने, गुड्डू मुस्लिम आज तक नहीं पकड़ा गया है, इसलिए कि उनका एग्जिट प्लान जो था वो पुलिस से भी ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन ये तीनों जो हत्यारोपी हैं वो कोई एग्जिट प्लान लेकर आए ही नहीं थे। अगर एग्जिट प्लान लेकर आए होते तो हत्या करने के बाद उनकी मोटरसाइकिल लगी होती, कोई तीसरा चौथा पांचवा और आदमी खड़ा होता, उन्हें कवर फायर देता, उन्हें बचाने की कोशिश करता, कोई बम चलाता। प्रयागराज में बम का कल्चर है, तो कोई उन्हें कवर फायर करने को तैयार नहीं था, यानी कोई भी तीसरे के अलावा चौथा मौजूद नहीं था। लेकिन एक बड़ी खबर आपको दे दूं, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि प्रयागराज में कई मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और उस खबर इस लिहाज से है कि नेटवर्क की वजह से कहीं कोई जो सोशल मीडिया के हवाले से आग लगाने की कोशिश न करे। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रयागराज में कई मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और खबर एक बड़ी आ रही है कि जो तीनों जो हत्यारोपी हैं उनसे पूछताछ के बाद प्रयागराज के कुछ इलाकों में उनकी निशानदेही पर, उनके कहने पर छापेमारी भी की जा रही है कि आखिर वो प्रयागराज में आए तो कहाँ रुके, किन्होंने उन्हें शरण दी, किन्होंने उन्हें पनाह दिया। पनाह देने वालों को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। और जो खबर आ रही है कि धूमनगंज इलाके में, जी हाँ, धूमनगंज इलाके में छापेमारी की जा रही है। और ये जो जहां मैं खड़ा हूं, इस इलाके के कुछ मकानों के अंदर भी। ठीक है विनेश जी, मैं वापस से आपके पास लौट रही हूँ। रतीश लखनऊ सीएम हाउस से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं राजधानी में क्या चल रहा है इस वक्त। रतीश बताएं, राजधानी में कैसी हलचल, क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर देर रात तक मीटिंग चली है और उसके बाद अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है। अभी फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात पे नज़र बनाए हुए हैं कि आज जो घटनाक्रम होने वाले हैं, रात भर तमाम प्रदेश के तमाम जगहों से वो मॉनिटरिंग करते रहे, बातचीत करते रहे तमाम अधिकारियों से। कहीं किसी तरीके की अनरेस्ट की सूचना तो नहीं आ रही है, या जिस तरीके के हंगामे और भीड़ जुटने की सूचना आ रही थी उसके बारे में पूरी इत्तला लेते रहे हैं और लगातार निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा संवेदनशील है और पूरे प्रदेश में माहौल कहीं ना बिगड़ने दिया जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को सड़क पर उतरने के निर्देश दिए गए थे। और उसके बाद ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आमतौर पर इतनी सिक्योरिटी सीएम आवास के बाहर रहती है और उतनी ही सिक्योरिटी हमको देखने को मिल रही है, लेकिन अंदर सीएम आवास के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। और गहमा गहमी इस बात को लेकर है कि जो आज इंसिडेंट्स होने वाले हैं, अतीक और अशरफ का जो पोस्टमार्टम होने वाला है और इलाहाबाद में जो तमाम घटनाएं होने वाली हैं, साथ ही प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में जो तमाम सियासी दिग्गज हैं वो जो शब्द बाण छोड़ेंगे, कटाक्ष करेंगे, उन पर भी निगाह रहेगी। लेकिन अभी का सबसे पहला जो अपडेट है वो यही है कि मुख्यमंत्री लगातार अपने अधिकारियों को, जिनको प्रयागराज भेजा गया है, चाहे वो प्रमुख सचिव गृह हों, डीजीपी हों, डीजी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर हों, उन सभी से लगातार संपर्क में हैं और संपर्क बना करके स्थितियों को काबू में करने की और नियंत्रित रखने की जो बात है वो निर्देश लगातार उनको दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रतीश, और हम भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से खुद मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार वो खुद इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रतीश, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। विनेश जी, सवाल एक ये भी है कि अब अतीक और अशरफ के जो अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं वो कौन पूरा करेगा, क्योंकि परिवार के ज्यादातर सदस्य तो जेल में बंद हैं, शाइस्ता परवीन फरार है, सामने नहीं आई है अब तक, तो ये अंतिम संस्कार की रस्में आखिर करेगा कौन? देखिए, अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो ये माना जा रहा है कि जो अतीक के मौसा हैं, फूफा हैं और जो उनके नाना का परिवार है वो इस अंतिम संस्कार में शामिल होगा। फूफा, मौसा और नाना का परिवार जो है वो शामिल होगा अंतिम संस्कार में। और वो जो पूरी तरीके से जो रिचुअल्स होता है, जो धार्मिक रिचुअल्स है, सरकार पूरी तरीके से धार्मिक जो रिचुअल्स है उसका पालन करते हुए दफनाएगी। अशरफ और अतीक
अतीक के शव को, और जो फूफा, मामा, नाना का परिवार और मौसा का परिवार जो अतीक और अशरफ के हैं, वो इस पूरे मामले में, मैं यही खबर आपको लिख रहा था और दे रहा था, तब तक आपने ये सवाल भी किया कि आखिर वो उस पूरे शव को कौन लेगा। खबर एक और भी नई आ रही है कि तीनों हत्यारों से जो पूछताछ करने वाली क्राइम ब्रांच की जो टीम है, उसने बांदा, हमीरपुर और कासगंज के पुलिस कप्तानों से आरोपियों के बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगी है। यानी जो तीनों जो अपराधी हैं उनसे रिकॉर्ड मांगी गई है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है अपने अपने ज़िले में, हमीरपुर में, कासगंज में और बांदा में, वो किस तरह के क्राइम करते हैं। और एक खबर मैं आपको और दे दूं कि तीनों हत्यारों की निशानदेही पर प्रयागराज के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। धूमनगंज, करेली, अल्लाहपुर सिविल लाइन के कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। छापेमारी इस लिहाज से की जा रही है कि आखिर ये हत्यारे यहाँ आकर कहाँ पनाह लिए थे, कहाँ छुपे थे। और एक खबर और आ रही है कि यहाँ पर वो स्टूडेंट के वेश में, माने यानी छात्र बनकर, चूंकि प्रयागराज में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने, एक खबर यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर जो पूछताछ में उन्होंने एडमिशन लिया था। कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम अभी चूंकि पुलिस उसका खुलासा नहीं कर रही है, वो पिछले 3 महीने से लगभग 3 महीने से माफ़ कीजिएगा, जो एक खबर और आ रही है, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि रात में ही जो अतीक है और अशरफ का शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुका है। जी हाँ, और पोस्टमार्टम हाउस में अभी खबर आ रही है कि जो प्रयागराज के जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा, वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुके हैं। अतीक, अशरफ का जो जहां शव रखा है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके नाना का परिवार, फूफा और मौसा का परिवार इसके अंतिम रिचुअल्स में शामिल होगा। तो जो खबर है से जुड़ी जो खबर दे रहे हैं, नवीन से एक बार मैं उसका अपडेट ले लेती हूँ, फिर से आपके पास आती हूँ। नवीन वहीं पर है। नवीन बताएं, वीरेश जी बता रहे हैं कि वहां पर पोस्टमार्टम हाउस में शवों को ले जाया जा चुका है। जी बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम हाउस में रात में शव अतीक और अशरफ के पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि अब देख सकती हैं किस तरह से अतीक का साफा देखने को मिल रहा है पोस्टमार्टम हाउस के अंदर, चूँकि बाहर ताला बंद हुआ है, लिहाजा अंदर आप देख सकती हैं वो साफा देखने को मिल रहा है। तो रात में ही शव को पोस्टमार्टम हाउस में पहुँचा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कब पोस्टमार्टम किया जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था हॉस्पिटल के बाहर, स्वरूप रानी हॉस्पिटल के गेट पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जरूर देखने को मिल रही है। तो हलचल धीरे धीरे लगभग बढ़ रही है। थोड़ी देर में अभी आला अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे, लेकिन रात में ही अतीक और अशरफ के शव को पोस्टमार्टम हाउस के में ला के रख दिया गया है। इसके बाद अब देख सकते हैं किस तरह से ताला बंद किया गया है। हालांकि फिलहाल किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर नहीं है, कोई फोर्स के जवान सुरक्षा के जवान नहीं तैनात है, लेकिन शव को फिलहाल अंदर रख दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कब आला अधिकारी पहुँचते हैं और शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। ठीक है वीरेश जी, वो वहां पर जो पूरा ये क्राइम सीन हुआ है जिस जगह पर, वो इलाका तो पूरी तरीके से सीज होगा बैरिकेडिंग के जरिए। जी निश्चित रूप से मैं एक बार आपको उस इलाके को दिखा भी देता हूं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो ये क्राइम का स्थल है, जो यहाँ पर घटना हुई है, उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जो जानकारी मैं आपको दे रहा था, सोर्सेज से खबर दे रहा था कि तीनों आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला, ये देखिए क्राइम स्थल है जहाँ पर घटना हुई थी, अशरफ और अतीक की मौत हुई थी, वो ये स्थल है। चारों तरीके से बैरिकेड लगाकर इसे घेर दिया गया है। और जो मैं आपको जानकारी दे रहा था, तीनों आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये लगभग 1 महीने से प्रयागराज में जमे हुए थे और प्रयागराज में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाई, स्टूडेंट के रूप में अपना एडमिशन भी करा रखा था विद्यार्थी के तौर पर। और कंपटीशन जो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज और यूपीपीसीएस के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देने के नाम पर उन्होंने यहाँ पर अपना एडमिशन ले रखा था। ये बड़ी खबर आ रही है। उनसे पूछताछ, तीनों हत्यारोपियों से पूछताछ में ये खबर आ रही है कि एडमिशन लिया था एक कोचिंग, यहाँ के नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया था और यूपीपीसीएस
PCS और सिविल सर्विसेज की तैयारियों में वो मशगूल थे और इस तरह का, और वो रेकी कर रहे थे कि जब अशरफ और अतीक, जब ये घटना हुआ था तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि इस पूरे मामले में अशरफ और अतीक को शहर में लाया जाएगा। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों आरोपियों ने कहा कि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि अशरफ और अतीक प्रयागराज आएंगे और यहाँ पर उनकी पेशी होगी। एक बार उन्होंने कहा कि एक बार हम कोर्ट में ही उसकी हत्या करना चाहते थे, कि कोर्ट में ही अशरफ और अतीक की हत्या कर दें, लेकिन दोनों की जो दूरियां थीं वो अलग अलग थीं और हम इस फिराक में थे कि अशरफ और अतीक जब नज़दीक आएँ, एक साथ आएँ तो फायर करना बहुत आसान होगा, सरल होगा और बहुत जो हमारा जो टारगेट होगा वो बहुत क्लियर होगा। यानी उनका कहना था कि कोर्ट में जब पेशी हुई थी तो उस वक्त भीड़ बहुत थी और दूसरे लोगों की जान की जा सकती थी और वहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो सकती थी। ऐसे में वहाँ पर अशरफ और अतीक के बीच की दूरी अलग अलग थी और वो साथ साथ नहीं थे। ऐसे में हमने कोशिश वहाँ भी की थी, कोर्ट में भी घुसकर हमने मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हम असफल रहे। लेकिन लगातार जब हम उस पर नज़र रखे हुए थे तो नज़र ये था कि जब वो साथ होंगे तो हम उस पर हमला करेंगे। ये बड़ी खबर पूछताछ में सामने आ रही है और बड़ी बात यह है कि जब दोनों बाइट देने लगे थे, दोनों अपनी बातों को रखने लगे थे और आप देखिए वीडियो में जो स्पष्टता से दिखाई दे रहा है कि बहुत नज़दीक आपस में दोनों के सर हैं, दोनों नज़दीक जुड़े हुए हैं, हथकड़ी लगाया गया है, दोनों को साथ ले जाया जा रहा है। तो तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सबसे बेहतरीन जगह उन्हें किलिंग के हिसाब से, हत्या के लिहाज से उन्हें ये जगह लगी जहां पर हथकड़ी लगाकर इसी गेट से अंदर ले जाया जा रहा था। और उसका जो तीनों की पूछताछ में पता चला है कि उनका कहना था कि इससे बहुत सॉफ्ट टारगेट बन रहा था और इस टारगेट की वजह से यहाँ पर हमने उस पर हमला किया और इस बात का हमें कोई डर नहीं था, कोई मलाल नहीं था। सबसे ज्यादा आसान लग रहा था कि हम अगर मीडिया कर्मी बनकर के यहाँ पर एंटर करेंगे तो सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, हमारे लिए टारगेट करना सबसे ज्यादा इजी होगा। वीरेश जी, आप कुछ बड़ी जानकारी दे रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था, एक और बड़ी जानकारी आ गई है कि सुबह करीब 11 बजे अतीक और अशरफ के शवों का एक बार फिर पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, पोस्टमार्टम से पहले शवों की स्कैनिंग भी की जाएगी ताकि गोलियों के बारे में पता चल सके। अतीक को 9 और अशरफ को 7 गोलियां लगे होने का शक है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज में इस शूट आउट मामले में। सुबह करीब 11 बजे अतीक और अशरफ के शवों का पोस्टमार्टम होगा। 5 डॉक्टर्स के पैनल से कराया जाएगा पोस्टमार्टम, वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम की कराई जाएगी ताकि कहीं कोई शको शुबहा न रह जाए और कोर्ट में अगर इसको मांगा जाए तो उसको पेश किया जा सके। पोस्टमार्टम से पहले शवों की स्कैनिंग भी की जाएगी ताकि गोलियों के बारे में पता चल सके। सोर्सेज से खबर आ रही है कि अतीक को 9 और अशरफ को 7 गोलियां लगी हैं। जी हाँ, 7 गोलियां अशरफ को और 9 गोलियां मारी गई अतीक को। और एक खबर जो मैं आपको बता रहा था, बात तो उन जो हत्यारे हैं उनसे पूछताछ के लिहाज से जो जानकारी सामने छन छन कर आ रही है, उनसे पूछताछ में उन्होंने साफ कहा है कि हमें कोई मलाल नहीं है, अगर हमारी जान भी चली जाती तो हमें कोई मलाल नहीं है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी अगर जान भी चली जाती, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी जो कासगंज का रहने वाला है, इन तीनों हत्यारोपियों का दावा है पुलिस से बेखौफ अंदाज में वो बात कर रहे हैं। पुलिस उनसे कड़ा एक्शन 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी कर रही है, उनकी पिटाई भी कर रही है कि वो सच और उगले। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है, उनका ये कहना था कि हम 1 महीने से घात लगाकर बैठे थे। हम स्टूडेंट के रूप में, यहाँ विद्यार्थी के रूप में, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिया था। यहाँ की एक मानिंद बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लिया था। चूंकि एक इंस्टीट्यूट का मामला है, वहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसलिए जो सोर्सेज से हमारे पास खबर आई है उस इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे ऐसे अबोध बालक, अब जो छात्र छात्राएं हैं जो बेगुनाह हैं, जिन्हें कोई इस तरीके से अपराध की दुनिया की जानकारी नहीं है और वो
वो इस बात को जानकर सहम जाएंगे, डर जाएंगे कि उनके बीच बैठने वाले 3 शख्स हत्यारोपी थे, बहुत बड़े माफिया गैंग से जुड़े हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, अपने अपने जिलों में उनका रसूख बढ़ता जा रहा था। जराइम की दुनिया में वो नए उभरते हुए डॉन के तौर पर कासगंज, बांदा और हमीरपुर में जाने जा रहे थे। ऐसे में उन इंस्टीट्यूट को बदनाम न हो सके, मेरे पास उस इंस्टीट्यूट का नाम भी है, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप जो अब सपने देखते हैं, अपने बच्चों को इलाहाबाद, प्रयागराज भेजते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं का गढ़ माना जाता है प्रयागराज, वहाँ वो परीक्षाएं देते हैं, सपने देखकर गांव के गरीब अपने बच्चों को भेजते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट, छात्र छात्राएं आते हैं, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, अपने सपने देखते हैं, इस देश का बेहतर नागरिक बनने का सपना देखते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि उन्हीं सपनों देखने वालों के बीच में जो एक भारत का, एक प्रदेश का बेहतर नागरिक बनने का जिन्होंने ख्वाब देखा है, उन्हीं के बीच 3 हत्यारोपी बैठकर पढ़ रहे थे। पिछले 1 महीने से उन्होंने लगभग 1 हफ्ते क्लासेस भी ली है। वो रह के आ जाते थे, कल नहीं आते थे, रेकी करते थे और वो मानते थे कि हमें हत्या करनी है। पूछताछ में हत्यारोपियों ने बड़ा खुलासा किया है कि वो बेखौफ अंदाज में वो बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं होना, हमें कोई डर नहीं, हमारी हत्या भी हो जाती तो हमें कोई और बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, जैसा आपने भी कहा कि किसी भी तरीके से वो वहां पर कोई बैकअप प्लान, कोई एग्जिट प्लान लेकर नहीं आए थे। वो एक अस्पताल परिसर के अंदर घुसते हैं, सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बीच इस घटना को अंजाम देते हैं। किसी बात का कोई खौफ उनको नहीं था, जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल ऐसे अंदाज में आते हैं कि हम मर भी जाएं तो भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी हमें कोई खामियाजा इसका नहीं होगा। वीरेश जी, देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जब मैंने आपको दिखाया था आपसे 10 मिनट पहले, शाहगंज के थाना प्रभारी यहां आए थे, 2 मिनट रुके और चले गए। अब मैं बताऊं कि अतीक और अशरफ की हत्या की एफआईआर प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अतीक और अशरफ की हत्या की एफआईआर प्रयागराज के शाहगंज थाने में दर्ज की गई है। अब से 10 मिनट पहले जब दर्शकों को हमने दिखाया था कि शाहगंज के कोतवाल, शाहगंज के थानाध्यक्ष, शाहगंज के एसएचओ अपने दल बल के साथ यहां पर आए, उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी भी की और यहां से चले गए। मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। थानाध्यक्ष शाहगंज यहां आए थे और अतीक और अशरफ की हत्या का एफआईआर दर्ज कर लिया है। बात हम कह रहे हैं कि जो सोर्सेज से एबीपी गंगा के पास बड़ी खबर छन छन के आ रही है, उच्च जो सोर्सेज हैं, हमारे पुलिस के सोर्सेज हैं प्रयागराज के, जब पूछताछ की जा रही है, क्राइम ब्रांच जो पूछताछ कर रही है लवलेश तिवारी से और अरुण मौर्य से और सनी से, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी का ये दावा है कि उनकी जान भी चली जाती तो कोई गम नहीं था। उनका लक्ष्य था कि हमें अतीक और अशरफ को खत्म करना है और उन्होंने ये दावा किया है कि हम इस पूरे उद्देश्य के साथ पिछले 1 महीने से रेकी कर रहे थे और हम पुख्ता, हमारे पास पूरा भरोसा था कि अशरफ और अतीक प्रयागराज शूट आउट मामले में योगी सरकार प्रयागराज उसे जरूर लेकर आएगी और इसी वजह से हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने पहले एडमिशन लिया और यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस के अलावा यूपीएससी यानी जो संघ लोक सेवा आयोग यानी सिविल सर्विसेज की परीक्षार्थी, सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी के तौर पर 1 महीने पहले उन्होंने एडमिशन लिया प्रयागराज के एक बड़े मानिंद इंस्टीट्यूट में और 1 हफ्ते तक उन्होंने पढ़ाई भी की और पढ़ाई के बाद वो इस तैयारी में भी थे। जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस लिहाज से आ रही है कि जो पूछताछ हो रही है लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी का, उन्होंने कोई एग्जिट प्लान नहीं रखा बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।